Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 10th हिंदी। हिंदी में हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 8 चैप्टर था आपका अशोक वाला चैप्टर, तो वो आपको मैंने कंप्लीट करा ही दिया था। उसके शायद क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो वो मैं आपको PDF द्वारा सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पार्ट 9। पार्ट का नाम है बरखा गीत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपके? बरखा गीत। अब बरखा गीत में देखिए, पहले इसमें बरखा गीत क्या है, लिखा किसके द्वारा है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामनाथ अवस्थी। कौन है इसके लेखक? रामनाथ अवस्थी। तो सभी से मैं ये कहूँगी, सभी स्टूडेंट से, कि जितने आगे जो लेखक दिए हुए हैं, लेखकों की जीवनियाँ दी हुई हैं, उनकी जीवनियों में थोड़ा थोड़ा आप उसको पढ़ लें। जितनी भी जीवनियाँ दी हैं ना चैप्टरों के आगे, उन जीवनियों को आप पढ़ लें, क्योंकि ये जीवनियाँ भी 4 नंबर 5 नंबर में आपकी आती हैं। ठीक है, तो आप जीवनियाँ जरूर पढ़ें इसकी। और आगे जो मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, पहले क्या दिया था कि चैप्टर के आगे सबसे पहले जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, उस चैप्टर में सबसे पहले आपको बुक्स में देखिए, आगे ये देखिए, तो ये बुक्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, ये सारे चैप्टरों के नाम और चैप्टरों के साथ साथ लेखकों के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर जो आपके होते हैं एक्स्ट्रा, वो 2 नंबर काय में मिलते हैं? इसी में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? जब आपका गद्य या पद्य पूछा जाता है, तो उसकी जो प्रस्तावना जो होती है, संदर्भ प्रसंग है ना, संदर्भ प्रसंग जो होते हैं, तो संदर्भ जो लिखा जाता है और प्रसंग जो लिखा जाता है, संदर्भ प्रसंग में यही चीज़ें आती हैं। लेखक ये है, फला फला है, इनका चैप्टर का नाम ये है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। वो जो संदर्भ प्रसंग होता है वो 2 नंबर का होता है, और 3 नंबर की आपकी जो व्याख्या या अर्थ होता है उसका वो होता है। तो इसीलिए आपको चैप्टर के जो सबसे आगे जो दिया गया है लेखकों के नाम, वो आपको याद करना होगा। ठीक है, सभी को ये याद हो जाना चाहिए। अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बरखा गीत। इसके लेखक हैं रामनाथ अवस्थी। रामनाथ अवस्थी का जन्म 8 नवंबर 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे आधुनिक हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार और राष्ट्रीय स्तर के मंचीय कवियों में अपना नाम सम्मान के साथ, आपका जो नाम है वो सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत प्रकृति प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा 1990 में इन्हें साहित्य महाउपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रात और शहनाई, आग और पराग और बंद ना करना द्वार आदि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। इनकी जो जीवनियाँ जितने चैप्टर में कराती जा रही हूँ, इनकी जीवनियाँ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बरखा गीत के जो लेखक हैं कौन हैं? रामनाथ अवस्थी। कौन है? रामनाथ अवस्थी, याद रखिएगा। देखिए, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी तक नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरियां
भरी हुई, अंबर पर बोराई बदली, झूले पर लहलाई कजली, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पद्य है ना। जो कविता होती है वो पद्य है, और जो अपन चैप्टर या कहानियां वगैरह पढ़ते हैं, निबंधात्मक होता है या कहानी होती है या एकांकी होती है, वो काय में आती है, गद्य की शैली में आती है। और जो पद्य, जो कविताएं होती हैं, चौपाई है, कविताएं हैं, ये सारी काय में आएंगी, ये आती हैं आपकी पद्य में आती हैं। तो ये पद्य है। अब इसका अपन सबसे पहले क्या करेंगे, संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। तो संदर्भ में देखो, बता रही हूँ आपको, आप नोट कर लेना इसको। संदर्भ है, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती, भाग कौन सा है, 2। वासंती पुस्तक का नाम बताएंगे, पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 2 से संकलित किया गया है या लिया गया है। इसके कवि, अब आया कवि का नाम आपका क्या है, कवि का नाम क्या है, रामनाथ अवस्थी। श्री रामनाथ अवस्थी द्वारा बरखा गीत कविता से लिया गया है। कौन से गीत से, बरखा गीत, और रामनाथ अवस्थी द्वारा लिखित बरखा गीत कविता से लिया गया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बरखा गीत कविता से लिया गया है, तो इसका मतलब अपन अगर, इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि आप कविता जो आगे जो चैप्टर दिए हुए हैं, कविता हो या कहानी हो, उस कविता के लेखक और उसका चैप्टर का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका संदर्भ में आता है। अब देखिए प्रसंग, प्रसंग क्या होता है। प्रसंग जो मैंने आपकी जो पद्य की जो कविताएं पढ़ी हैं, उनको मैं पढ़कर उनका अर्थ देखती हूँ, तो वही जो अर्थ होता है उसमें शॉर्ट में जो लिखते हैं वो हो जाता है उसका प्रसंग, कि किसके बारे में बात की गई है, इस पद्य में किसके बारे में बात की गई है, इसमें जिसकी बात की गई है वो ही उसका क्या होगा, प्रसंग होगा। आप देखिए किसके बारे में बात की गई है इसमें। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने अधूरेपन की पीड़ा को व्यक्त किया है। किसके बारे में बात की गई है इसमें, कवि ने अपने अधूरेपन, मतलब कितना अधूरा है, अपने आप के अकेलापन है, उसमें कितना अकेलापन है, उस चीज को इसमें बताया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है आपकी इसका अर्थ। इसके अर्थ को अपन बोलेंगे कि व्याख्या। अर्थ होता है उतनी ही चीज का, व्याख्या होती है बड़ी सी, तो व्याख्या करने के लिए ही आती है। ठीक है, अगर संस्कृत अपन करते हैं तो संस्कृत में उसका क्या होता है, संस्कृत में अर्थ करने आता है। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जो पद्य होते हैं उसका क्या होती है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो देखिए, अब तक मैं जिस प्रकार से प्यासा रहा, उस प्यास को बुझाने वाला भी अभी तक कोई बादल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कवि क्या बोल रहा है, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अभी तक जिस प्रकार से मैं प्यासा हूं, उस प्यास को बुझाने वाला कोई भी ऐसा बादल मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए, इस समय सारी धरती रूखी सूखी पड़ी है। कैसी पड़ी है, मुरझाई धरती, मतलब रूखी सूखी धरती कैसे पड़ी हुई है, रूखी सूखी पड़ी हुई है। कोई तिनका, कोई घास का तिनका कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब आगे, ठंडे जल की गगरी इस समय खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, और गगरियां, रीति मतलब खाली, ठंडी जो गगरियां हैं वो कैसी दिखाई दे रही है, खाली दिखाई दे रही हैं। आगे, अंबर माने होता है आकाश, अंबर पर बोराई बदली, मतलब आकाश पर बादल पूरी तरह से उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आकाश पर जो बादल है वो कैसे पूरी तरह से घिरा हुआ है बादल आकाश पर। झूले पर लहराई कजरी,
और चारों ओर कजली की बहार झूले पर दिखाई दे रही है। कजली एक तरह का वो होता है, फूल होता है। उस कजली की जो बहार है वो चारों तरफ, मतलब जो झूले डले हुए हैं उस झूलों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सावन का महीना आने ही वाला है। ठीक है, झूलों पर दिखाई दे रही है। आगे, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक नहीं आया। इस प्रकार कवि आगे कहता है, इस प्रकार मेरे पर लहराने वाला जो सुंदर गीत है, मतलब खुद के ऊपर जो मेरे ऊपर लहराने वाला जो गीत है वह अभी तक नहीं आ पाया है, वह उसका आगमन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, आया समझ में? इसको एक दो दफे सुनना तो जरूर समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका, इसमें ही देखिए, बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुथल महका मधुवन, पेड़ों की छां हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी, जो मेरे साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। अब देखिए, इसमें इस वाले पद्य में संदर्भ वो ही रहेगा कि लेखक कौन है, लेखक कौन है। इसके लेखक क्या बताए थे मैंने आपको, रामनाथ अवस्थी, है ना। लेखक नाम रामनाथ अवस्थी जी हैं और चैप्टर का नाम क्या है आपका, बरखा गीत, इससे लिया गया है। यह आपका क्या हो जाता है, संदर्भ हो जाता है। प्रसंग हर पद्य के साथ बदलता जाता है, तो प्रसंग इसका अलग हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा के बादल की स्थिति का चित्रण बताया है। मतलब बादल की क्या स्थिति है इस समय, पहले तो बादल छा रहे थे, अब बादल क्या है, बरसने लगे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है, बादलों की स्थिति के बारे में बताया है। देखिए, इसकी अब व्याख्या है, देखेंगे। वर्षा होने पर आकाश में उमड़ते हुए बादल अब बरसने लगे हैं। पहले बादल छा रहे थे, अब बादल क्या है, बरसने लगे हैं। इससे ऐसा लगता है कि मानो जीवन ही बरस गया है। उजड़ा, सूखा और निर्जीव रेगिस्तान भी सरस हो गया है। जो रेगिस्तान है वो कैसे होते हैं, सूखे होते हैं, तो रेगिस्तान भी ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान क्या हो गया है, हरा, फिर से हरा भरा हो गया है। मधुबन की उदासी कट गई, मधुबन की उदासी कट गई है, अब वह अब महकने लगा है। मधुबन माने होता है वन, जो जंगल होता है, वो कैसा हो गया है, मधुबन कैसा हो गया है, हरा भरा हो गया है, फिर से उसमें बाहर आ गई है, महकने लगा है, फूलों से वो महकने लगा है। पेड़ों, देखो, पेड़ों की छां हुई गहरी, पेड़ों में फिर से पत्ते फूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे क्या हो गया है, इन पेड़ों की छाया भी गहरी हो गई है। मतलब पहले क्या था, झड़ गए थे पत्ते, अब क्या हो गया है, पेड़ों में फिर से पत्ते और फूल फल आ गए हैं, तो पेड़ों की छावा जो होती है वो कैसी हो गई है, गहरी हो गई है। ठीक है, इसका साथी दिन का प्रहरी, अब तो इनका साथ देने वाला दिन का प्रहरी सूरज ही है। अब तो जो साथ देगा, जो साथ देने वाला है इनका, वो कौन होगा, सूरज ही हो सकता है। अब आगे देखिए, जो मेरा साथी बन पाता, कवि क्या बोल रहा है, मेरा साथी बन पाएगा वह रूप कहीं है भरमाया। अब वो क्या बोल रहा है, उसका स्वरूप और अधिक भ्रम में डालने वाला है। तो वो क्या, कवि क्या कहता है, जो मेरा साथी बन पाएगा, सूरज तो हो गया छाँव का साथी, तो मगर मेरा जो साथी बन पाएगा उसका रूप भी अभी, उसका रूप कैसा है, भ्रमित है, वो अभी अच्छे से मुझे स्पष्ट
दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कैसा डाल रहा है, भ्रम में डाल रहा है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा समझ में तो दोबारा से आप इसको वीडियो को रिपीट करके सुनना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जो अगला है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।